गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। तो चलिए बच्चों, फटाफट ऑब्जेक्टिव करने के लिए तैयार हो जाइए। सुबह का सेशन अगर आपने किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले वाला सेशन भी आप लोगों ने किया हुआ है तो कोई समस्या नहीं है किसी को भी आंसर करने में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं रखता हूँ बच्चों आपके सामने क्वेश्चंस और आप फटाफट इसके आंसर देने शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, सीओपी ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है। सीओपी कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल की, मतलब रिवर्स कार्नोट समझ लीजिए, कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल की सीओपी जो है वो किससे ग्रेटर है, वीसीआरएस से, रिवर्स ब्रेटऑन से, वेपर एब्जॉर्प्शन से, या ऑल ऑफ दी अबव। जल्दी आंसर करिए क्विकली। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। तो सभी का आंसर सही है बच्चों, दैट इज डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है ना। यहाँ पे जो सीओपी, अगर हम कार्नोट साइकिल की बात कर रहे हैं तो कार्नोट साइकिल की सीओपी जो है वो सभी से ऊपर है, क्योंकि जैसा कार्नोट इंजन है वैसा ही कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, हमारा आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो दैट इज द सीओपी ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल विच प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। बहुत आसान है बच्चों, सभी क्वेश्चन साइकिल पे जो भी आरएसी के क्वेश्चन आए हैं बच्चों वो बहुत आसान है। कल जब हम रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे फिर उन क्वेश्चंस को भी मैं लूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस साइकिल्स के ऊपर आए हुए हैं दे आर वेरी इजी। बताइए, इन an आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल वीसीआरएस साइकिल में विच इज दी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो सभी का आंसर सही है, दैट इज थ्रॉटलिंग। वी ऑल नो दैट थ्रॉटलिंग इज अ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है यहाँ पे वो है थ्रॉटलिंग। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कूलिंग, सब कूलिंग, सब कूलिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। सब कूलिंग से बच्चों क्या होता है, सीओपी बढ़ती है या घटती है। बताइए, व्हाट हैपेंड विद सब कूलिंग, बाय सब कूलिंग ऑफ सिस्टम सीओपी विल इंक्रीज और डिक्रीज। यू कैन आंसर, बताइए। आजकल कहाँ खोए हुए हैं आप, मैं कहाँ खोऊंगा, मैं तो तुम में ही खो रखा हूं। बताइए बताइए, वेरी गुड, बी, सीओपी इंक्रीजेस। वी ऑल नो दैट कि सबकूलिंग हमने करके देखा था, तो सबकूलिंग में क्या हो रहा था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा था। मतलब सबकूलिंग मतलब क्या था कि हमारा कंडेंसर से जब कंडेंस होकर निकले तो वो लिक्विड तक जाए। ठीक है ना, सिर्फ लिक्विड सैचुरेटेड लाइन तक नहीं, सैचुरेटेड लाइन से उसका नीचे टेम्परेचर और कूल किया जाए। तो हमने कहा था कूलिंग चैम्बर लगा के हम लोग ये सब कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि लेटेंट हीट के साथ साथ सेंसिबल हीट भी एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट हमारा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है और हमारा वर्क जो है वो सेम रहता है, कंप्रेसर वर्क। तो सीओपी जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करती है। ठीक है ना, तो सीओपी विल इंक्रीज, यू कैन इजीली आंसर। तो इफेक्ट के बच्चों सभी आंसर आप लोग कर देंगे, जितने भी इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस हमने यहाँ पे पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने सारे नहीं लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी हम काफी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग अ रेफ्रिजरेंट साइकिल। हीट जो है, अब ये भी क्वेश्चन बच्चों टर्मिनोलॉजी के ऊपर 2 से 3 पेपरों में आया हुआ है, लेकिन सिंपल है कि वीसीआरएस सिस्टम में आपको पता है रेफ्रिजरेंट की जो रेफ्रिजरेंट जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो कहाँ करता है, कंडेंसर में, थ्रॉटल वाल्व में, इवेपोरेटर, कंप्रेसर में।
तो यू ऑल नो दैट कि एब्जॉर्ब कहाँ करता है, दैट इज इन इवेपोरेटर। और यही क्वेश्चन है, एक रिजेक्ट भी पूछ सकता है, हीट रिजेक्ट कहाँ करता है, तो हम आंसर करेंगे कंडेंसर। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा हीट एब्जॉर्ब ऑन इवेपोरेटर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question. In an ideal vapor compression refrigeration cycle, the refrigerant is in the form of superheated vapor before entering into. किसी भी आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में द रेफ्रिजरेंट जो है वो किस फॉर्म में है, सुपरहीटेड वेपर की बिफोर एंटरिंग इनटू। ये अच्छा क्वेश्चन बच्चों, काफी बार पेपरों में आया है। इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट इन द फॉर्म ऑफ सुपरहीटेड वेपर बिफोर एंटरिंग इनटू दी। सुपरहीटेड वेपर फॉर्म में जो है वो रहता है किस में एंटर होने से पहले। तो ये हम पहले भी ले चुके हैं क्वेश्चन, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो सुपरहीटेड वेपर बच्चों वो कब रहता है, जब कंप्रेसर से निकल जाता है, कंप्रेसर से जब बाहर निकलता है तो वो सुपरहीटेड फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ऐसे में किस पे एंट्री करने से पहले वो सुपरहीटेड वेपर की फॉर्म में रहता है, दैट इज उसके बाद कहां एंट्री करेगा, वो कंडेंसर में। दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर, कंडेंसर विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आ रही है बात? कंडेंसर विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an ideal vapor compression refrigeration cycle, the refrigerant in the form of dry saturated vapor entering into, बताइए dry saturated vapor entering into किस में एंटर करता है बच्चों, dry saturated vapor, very good example। बताइए in an ideal vapor compression refrigeration cycle, the refrigerant in the form of dry saturated vapor before entering into, किसकी एंट्री से पहले रेफ्रिजरेंट हमारा ड्राई सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में रहता है। You can easily answer, बताइए किसकी में एंट्री से पहले। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी ए बी सी डी सारे आंसर दे रहे हैं बच्चों। ड्राई सैचुरेटेड वेपर आपको पता तो है ग्राफ कि हमारा जब हम ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, तो आपको पता है यहां से ये हो गया ड्राई सैचुरेटेड वेपर, अब ये बन गया ड्राई सैचुरेटेड वेपर। तो अब किस में एंटर कर रहा है वो, कंप्रेसर में, है ना? यहां तक तो है ड्राई सैचुरेटेड वेपर, अब किस में एंटर कर रहा है, कंप्रेसर में। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर किससे पहले होगा, कंप्रेसर से पहले। क्लियर है? तो साइकिल्स अच्छे से पता होगी तो कोई कंफ्यूजन होता नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डी रहेगा, कंप्रेसर विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, COP of a Carnot, COP of a Carnot cycle when working as a heat pump is। ओह, तो ये तो आसान है, तो कुछ भी नहीं है, बेकार क्वेश्चन है। COP of a Carnot cycle when working as a heat pump is, तो that is more than the when it work as a refrigerator। ठीक है ना? when work as a refrigerator, तो obviously 1+ हम जानते हैं COP of heat pump is equal to 1+ COP of refrigerator, बी का आंसर रहेगा। चलो आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़े छोटे करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चिए, आंसर करिए। दैट इज, पढ़िए क्वेश्चन। A condenser of refrigeration system rejects heat at 120 kilowatt while its compressor consumes power of 30 kilowatt. The COP of the system, easy है, ठीक है ना? COP of the system आपको निकालना है, बहुत आसान। You all have to calculate COP। ठीक है ना? अब आपको पता है कितना कंडेंसर जो है रिजेक्ट कर रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है बच्चों 120 किलोवाट, हीट रिजेक्ट हो रही है। तो रिजेक्ट मतलब Q1 120 किलोवाट, ठीक है। और कंप्रेसर वर्क है हमारा 30 किलोवाट, कंप्रेसर वर्क है 30 किलोवाट। तो बस आपको यहाँ पे निकालना है बच्चों COP। तो COP आपकी क्या होती है, दैट इज आपका डिजायर्ड इफेक्ट Q2 अपॉन W। तो व्हाट इज Q2? Q2 क्या होगा, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहाँ पे क्या होता है, Q1 120 है, हीट रिजेक्टेड, तो 120 में से 30 गया आपका, 120 में से 30 गया, दैट इज Q2 इज इक्वल टू 90। तो बस 90 अपॉन 30, दैट विल COP इज 3, COP इज 3 सिंपली। तो C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल कोलमैन साइकिल इज एप्लीकेबल टू, बेल कोलमैन साइकिल किसके लिए एप्लीकेबल है, सुबह ही बताया था। बताइए बेल कोलमैन साइकिल इज एप्लीकेबल टू
किसके लिए एप्लीकेबल है बेल-कोलमैन साइकिल? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन या ऑल ऑफ देम? बताइए बच्चों, बहुत इजी है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आज लगभग मेरे हिसाब से सबके ही सही होने चाहिए। वेरी गुड, तो बिल्कुल सही है बच्चों आप सभी का आंसर, दैट इज बेल-कोलमैन साइकिल इज एप्लीकेबल टू एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, है ना। रिवर्स ब्रेकडाउन साइकिल हमने बोला, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए एप्लीकेबल है बेल-कोलमैन साइकिल। नेक्स्ट, इन एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टरबाइन आउटलेट इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है 2016 का। अब यूपीपीएससी का एग्जाम दोबारा है तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिए, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आता है हमेशा यूपीपीएससी यही के एग्जाम्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टरबाइन आउटलेट इज इक्वल टू, कूलिंग टरबाइन आउटलेट में प्रेशर जो है वो कितना होगा। अब देखिए एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, द प्रेशर एट द कूलिंग टरबाइन, अब आपने पता है सुबह हमने बात की थी बच्चों, सुबह हमने इसके बारे में बात की थी कि हेयर इज ए टरबाइन, एक तरफ आपका टरबाइन था, एक तरफ आपका कंप्रेसर था, ठीक है ना। टरबाइन से बाहर निकल रहा था, कंप्रेसर में जा रहा, कंप्रेसर से एंटर कर रहा था, प्रोसेस ऐसे चल रही थी ना, ये कंप्रेसर है, यहाँ से जा रहा था, इधर इधर जा रहा था, और यहाँ से जो है टरबाइन में जा रहा था, टरबाइन से बाहर निकल रहा था, ये हमारी प्रोसेस चल रही थी कुछ, ठीक है। अब आप खुद ही अंदर लगाइए वो क्या कह रहा है, एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द प्रेशर एट द कूलिंग टरबाइन आउटलेट, कूलिंग टरबाइन आउटलेट मतलब यहाँ पे। अब देखो दो प्रेशर पे काम करती है, ये हीट रिजेक्ट कर रही है और एक तरफ हीट क्या है, एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है ना। ये इवेपोरेटर का हो गया काम और ये हमारा एक तरह से हीट रिजेक्शन हो गया, हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे इवेपोरेटर ना बोल के हम हीट एक्सचेंजर ही बोलते हैं ना, हीट एक्सचेंजर एक ये है, एक हीट एक्सचेंजर ये है। तो अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपको, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। अब बताइए यहाँ पे एक हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे एक लो प्रेशर होता है, ठीक है ना। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये वाला प्रेशर कौन से रीजन का होगा, यहाँ से जहाँ से हीट ले रहा होगा, जहाँ से हीट ले रहा होगा वहाँ का प्रेशर होगा। तो वहाँ का प्रेशर क्या होगा, एम्बिएंट प्रेशर होगा, वो केबिन प्रेशर होगा, प्रेशर इन एट इनलेट टू कंप्रेसर होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। तो देखो यहाँ पे दो चांस है बच्चों, एक प्रेशर एट इनलेट ऑफ द कंप्रेसर आप कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा किसका चांस है, दूसरा है आपका केबिन प्रेशर। तो अब यहाँ पे हम ज्यादा सही अंदाजा किससे लगाएं, यहाँ पे भाई प्रेशर का अगर थोड़ा बहुत चेंज होता भी है, ठीक है ना, तो इनलेट ऑफ द कंप्रेसर से पहले हमारा मेन चीज क्या है कि यहाँ पे एंटर किस में कर रहा है, आउटलेट बोला ना उसने, टरबाइन के आउटलेट में। तो टरबाइन के आउटलेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा जिसको ठंडा कर रहे हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड केबिन, केबिन को हम ठंडा कर रहे हैं ना। तो केबिन की ही कंडीशंस यहाँ पे हम लेके चलेंगे, केबिन का ही एटमॉस्फेरिक, केबिन का एटमॉस्फेरिक, ठीक है, बाहर का नहीं, केबिन का प्रेशर और केबिन के टेम्परेचर पे ही जो है ये एंटर करेगा हमारा। तो इसीलिए इसने यहाँ वाला बोला है, अगर इधर की साइड बोलता तब हम कंप्रेसर बोलते, भले ही ये प्रेशर लाइन सेम ही रहेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो वो डिफरेंस हमें यहाँ पे इस साइड को लेके चलना है। तो याद रखिए यहाँ पे जो एंटर होगा वो होगा हमारा केबिन प्रेशर, तो बी रहेगा ज्यादा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन ना होता तो हम यहाँ पे प्रेशर एट इनलेट टू कंप्रेसर कह सकते थे, क्लियर है। तो बी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, चलिए मैक्सिमम ने बी दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर ओनली, व्हाट इज द प्रोसेस कॉमनली रिफर टू एज। एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो कंप्रेसर है वो सिर्फ वेपर को हैंडल करता है, तो व्हाट इज द प्रोसेस कॉमनली रिफर टू एज, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी देता हूँ, ये ऑप्शन इसके, क्योंकि ऑप्शन मैंने लिए नहीं है इसमें, तो ऑप्शन मैं बता देता हूँ क्या ऑप्शन थे इसके। वैसे तो ऐसे भी बता सकते हैं आप, लेकिन चलिए ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। तो ऑप्शन है बच्चों इसके, इन एक्चुअल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द कंप्रेसर हैंडल्स वेपर ओनली, तो वही है गैस कंप्रेशन, फेज कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन या वेट कंप्रेशन। तो सभी को पता है बच्चों, ठीक है ना, गैस कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन या फेज कंप्रेशन। फेज कंप्रेशन बताइए। तो वी ऑल नो दैट जब हमारा कंप्रेसर में सिर्फ वेपर हैंडल करेगा तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज योर ड्राई कंप्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर देखिए, कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज योर ड्राई कंप्रेशन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी, वेरी गुड, सभी ने आंसर दे दिया लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन इलेक्ट्रोलुक्स रेफ्रिजरेटर, सुबह बताया था बच्चों, इलेक्ट्रोलुक्स रेफ्रिजरेटर, बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है इलेक्ट्रोलुक्स रेफ्रिजरेटर के लिए, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है यहाँ पे। इन इलेक्ट्रोलुक्स रेफ्रिजरेटर ammonia is absorbed in hydrogen, ammonia is absorbed in water, ammonia evaporates in hydrogen, hydrogen evaporates in ammonia। जल्दी बताइए इन इलेक्ट्रोलुक्स रेफ्रिजरेटर क्या हो रहा है, बताइए। अमोनिया एब्जॉर्ब्ड इन, देखिए इलेक्ट्रोलुक्स रेफ्रिजरेटर वही 3 फ्लूइड सिस्टम वाला रेफ्रिजरेटर है हमारा, उसी हिसाब से आपको बताना है आंसर, बताइए। अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, जल्दबाजी मत करिएगा बच्चों, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, इसलिए पहला ऑप्शन दिया है ताकि आपको जल्दबाजी में, ये पहले 2 ऑप्शन है इसलिए दिए हैं ताकि आप जल्दबाजी में गलत ना करें, थोड़ा सोच समझ के आंसर करिएगा। बी सी में कंफ्यूज, देखिए याद रखिए हमने आपको क्या कहा था कि इवेपोरेशन में जो है हाइड्रोजन का यूज होता है, तो हाइड्रोजन में ही इवेपोरेट होता है, हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में ही अमोनिया जो है वो इवेपोरेट होता है, उसके बाद वो पूरा का पूरा अट्रैक्ट होता है एब्जॉर्ब, तो वाटर जो है वो सिर्फ अमोनिया को नहीं पूरा हाइड्रोजन प्लस अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए बी आंसर सही नहीं है, जिसका भी बी जिसने दिया है वो सही नहीं है, ठीक है ना। आंसर जो सही है वो है आपका सी, दैट इज अमोनिया इवेपोरेट्स इन हाइड्रोजन, क्लियर है, क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोजन वहां पे इवेपोरेट होगा, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगा वाटर में, और फिर वहां से जो है वो वाटर के साथ मिक्सअप होकर फिर प्रोसेस आगे की सेम थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दैट इज अमोनिया इवेपोरेट्स इन हाइड्रोजन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, अमोनिया evaporates in hydrogen, C will be the correct answer। Next question, the refrigeration plants are charged by refrigerants from the cylinder at the, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है और कई तरह से पूछा भी जाता है ये अलग अलग तरीके से, देखते हैं कौन लोग इसका सही आंसर देते हैं। इस पे फिर मैं एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा आपको, वो दिया नहीं मुझे क्वेश्चन यहाँ पे कहीं दिखा नहीं, लेकिन मैं अपने आप से बता दूंगा आपको क्वेश्चन क्या हो सकता है, बताइए। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि द रेफ्रिजरेशन प्लांट्स आर चार्ज बाय रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेशन प्लांट में रेफ्रिजरेंट जो है वो चार्ज किया जाता है फ्रॉम द सिलेंडर एट दी, तो वो सिलेंडर जो है वो एट दी कहाँ होता है, वो सिलेंडर सक्शन ऑफ कंप्रेसर में, क्रैंक केस ऑफ कंप्रेसर में, इवेपोरेटर में या रिसीवर में, जल्दी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल। तो ये याद रखिए बच्चों, ये 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आने वाले टाइम में, आपसे ये भी पूछ लेगा कि एक ये भी पूछ लेगा कि रिसीवर कहाँ होता है, तो याद रखिए हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हमारा रिसीवर में होता है, रिसीवर में कलेक्ट होता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि रिसीवर जो है वो कहाँ होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए रिसीवर की पोजीशन, एक तरफ होता है बच्चों आपका कंडेंसर, एक तरफ होता है आपका कंडेंसर, ठीक है ना, और एक तरफ होता है आपकी वॉल्व, और एक तरफ आपका इवेपोरेटर आगे, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों हमेशा रिसीवर जो होता है वो आपका कंडेंसर और रिड्यूसिंग वॉल्व जो है, एक्सपेंशन वॉल्व जो है उसके बीच में होता है, तो रिसीवर विल बी हियर, इट इज कॉल्ड रिसीवर। तो रेफ्रिजरेंट आपका यहां स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए दैट इज योर बिटवीन कंडेंसर एंड वॉल्व, बिल्कुल सही। तो याद रखिएगा कभी भी आपसे पूछेगा कि रिसीवर कहाँ होता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है जो आ चुका है पेपर में, तो रिसीवर कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कंडेंसर और वॉल्व के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पूछता है कि रेफ्रिजरेंट जो है सिस्टम जब नहीं चल रहा है तो रेफ्रिजरेंट कहाँ कलेक्ट होता है, तो भी याद रखिएगा आपका कंडेंसर और एक्सपेंशन वॉल्व के बीच में, कंडेंसर और एक्सपेंशन वॉल्व के बीच में, ठीक है ना। जल्दी इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाऊंगा, किसी का पुराना रेफ्रिजरेटर मिल जाए एक बार, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2 यहाँ पे, एक वो सिस्टम कहाँ पे स्टोर होता है, हमने कहा रिसीवर में, दूसरा रिसीवर कहाँ पे होता है, कंडेंसर और एक्सपेंशन वॉल्व के बीच में। अब इसका आंसर जो है वो ज्यादा अच्छा आप तभी समझ सकते हैं जब आप रेफ्रिजरेटर में सामने देखेंगे कि इसकी पोजीशन है कहाँ पे, क्योंकि अभी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे ऊपर दिखाएंगे, तो आपके दिमाग में 36 ख्याल आएंगे, सर ये इसमें गिरता क्यों नहीं, इसमें निकल क्यों नहीं जाता, ऐसा वैसा। तो इस बारे में अभी मत सोचिए बच्चों, क्योंकि जब आप उसकी पोजीशन देखोगे तो उस पोजीशन में आपको लगेगा कि हाँ ये तो यहीं पर स्टोर होना चाहिए,
समझ आ रही बात? तो इसलिए इसको थोड़ा सा आराम करें। रिसीवर का काम कुछ नहीं, रिसीवर जस्ट एक स्टोरेज है बच्चों जो रिसीव करेगा, ठीक है ना। कंडेंसर से जो भी रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकल रहा है, उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अपने पास रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो उसका और कुछ काम नहीं है, वो कोई डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, वो सिर्फ एक स्टोरेज है। जल्दी प्रैक्टिकल दिखाएंगे बच्चों, मैं तलाश कर रहा हूं अपने रिश्तेदारों को, मैंने मैसेज डाला है, किसी के पास भी रेफ्रिजरेटर हो पुराना वाला तो तुरंत संपर्क करें। तो देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन इज प्रेफरली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट बिकॉज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे पेपरों में ये आया है, पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर को एज अ रेफ्रिजरेंट क्यों यूज करते हैं, या एयर रेफ्रिजरेशन जो है हम क्यों यूज करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में। तो यू ऑल नो दैट द आंसर दैट कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हवा मौजूद है, इसलिए उसका सीओपी हाई होता है, इसलिए वो सस्ती होती है इसलिए। तो देखिए बच्चों, सीओपी हाई तो हमने बताया था कि नहीं होता है, लेकिन सस्ती है ये बात तो सच है, लेकिन हवा में मौजूद है ये बात भी सच है। लेकिन सिर्फ इनके कारण तो नहीं हम एयर यूज कर रहे हैं ना, हम क्यों यूज कर रहे हैं, वो एक तो सेफ है इसलिए कर रहे हैं, दूसरा हमने पॉइंट बताया था आपको, दैट इज इट्स वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लो, ठीक है ना। रेफ्रिजरेंट के कंपेयर में पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन उसका वेट जो है वो कम होता है, तो इसलिए हमारे पास एयरक्राफ्ट में हर वो चीज जो है वो बेनिफिशियल होती है जिसका वेट कम हो, ठीक है ना। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ आ गई बात? सी विल बी दी करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रॉटलिंग ऑपरेशन इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल इज, द थ्रॉटलिंग ऑपरेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज कैरिड आउट इन। तो बच्चों आपको मैंने बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं क्वेश्चन, तो यूं लिख सकते थे कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है वो इसमें से कहाँ की जाती है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर हम सिर्फ रेफ्रिजरेशन साइकिल लिख लेते हैं। अब रेफ्रिजरेशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन साइकिल तो कोई भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है बच्चों, जहां भी ये पेपर में आया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ज्यादा सही क्वेश्चन क्या है, क्योंकि पूछने वाला पूछना तो वही चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा ढंग से नहीं पूछ पाया, वो पूछना चाहिए था थ्रॉटलिंग ऑपरेशन इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन साइकिल या रेफ्रिजरेशन साइकिल इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज कैरिड आउट इन, तब ये आंसर सही होता, तब दैट इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, तब सी रहेगा करेक्ट आंसर, कैपिलरी ट्यूब। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना, कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो है तभी जाके ये आंसर जो है वो सही है, तब आंसर कहेंगे हम कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि हर जगह कैपिलरी ट्यूब का यूज नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं जगह हम वॉल्व भी कह सकते हैं। चलिए, द बेल कॉलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूजेस एज डैश एज द वर्किंग फ्लूइड। बेल कॉलमैन साइकिल में, रेफ्रिजरेशन साइकिल में डैश को वर्किंग फ्लूइड, किसको वर्किंग फ्लूइड हम यूज करते हैं, तो यू ऑल नो दैट बच्चों, बेल कॉलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारी क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है। और जब हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है, दैट इज योर एयर। क्लियर है, सीधी सी बात है। तो एयर विल बी दी करेक्ट आंसर, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर लीविंग दी कंप्रेसर एंड बिफोर एंटरिंग दी कंडेंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कि रेफ्रिजरेंट की कंडीशन क्या रहती है कंप्रेसर से निकलने के बाद और कंडेंसर में जाने से पहले। बताइए, कंप्रेसर से निकलने के बाद और कंडेंसर में जाने से पहले। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, यही चीजें हैं, टेम्परेचर प्रेशर पे भी पूछ सकता है वो, कि टेम्परेचर प्रेशर के हिसाब से क्या कंडीशन है, वो सब मैंने आपको बता रखा है। बट फिलहाल यहाँ पे आंसर करें तो यहाँ पे आसान है आंसर करना, दैट इज कॉल्ड सुपर हीटेड वेपर। कंप्रेसर से निकलने के बाद वो हो जाता है सुपर हीटेड वेपर, और कंडेंसर में जाने से पहले दैट इज कॉल्ड सुपर हीटेड वेपर। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। टेस्ट का बिल्कुल बताएंगे बच्चों, बिल्कुल बताएंगे, अभी भी इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको लेक्चर के एंड में टेस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड। उस अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर को बच्चों क्या कहते हैं जिसमें हम सॉलिड से वेपर बना रहे हैं, तो ऑल नो दैट दैट इज सॉलिड से वेपर बना रहे हैं तो फेस तो चेंज कर ही रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। यू ऑल नो दैट द लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जिसमें हम लिक्विड से वेपर बना रहे हैं
दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें हम लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। क्लियर है? तो ये सब आपके सामने क्लियर है सारे आंसर। तो यहाँ पे आंसर है ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेस्ट हीट कैन बी इफेक्टिवली यूज। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट होने का पूरा पूरा चांस है आने वाले टाइम में, ठीक है ना, कि किस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम वेस्ट हीट का यूटिलाइजेशन करते हैं। यू ऑल नो दैट, बताइए वेस्ट हीट का यूटिलाइजेशन किस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में करते हैं, मॉर्निंग में ही बताया था। वेरी गुड, सभी का सही है। दैट इज योर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमने हीट एक्सचेंजर लगा के वाटर से जो हीट गेन की थी वो वाटर ने कैसे हीट जो है बगल वाले मिक्सचर को दी थी, NH3 + H2O के मिक्सचर को दी थी, ठीक है ना। तो बी वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, ठीक है। कंडेंसिंग टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज द टेम्परेचर। जो रेफ्रिजरेटर में कंडेंसिंग टेम्परेचर होता है वो किस तरह का टेम्परेचर होता है? कूलिंग मीडियम, टेम्परेचर ऑफ कूलिंग मीडियम, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग जोन, टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर, या टेम्परेचर एट विच रेफ्रिजरेंट गैस बिकम्स लिक्विड। इजी है, बताइए। कंडेंसिंग टेम्परेचर इन अ रेफ्रिजरेटर इज द टेम्परेचर। कंडेंसिंग टेम्परेचर जो है रेफ्रिजरेटर में वो किस तरह का टेम्परेचर है? Condensing temperature is a temperature in a refrigerator is the temperature. बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सभी का सही है। दैट इज एट विच रेफ्रिजरेंट बिकम्स लिक्विड, है ना। तो यहाँ पे वो टेम्परेचर हमारा क्या है जहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड बन रहा है, वही सैचुरेशन टेम्परेचर हमारा कंडेंसिंग टेम्परेचर कहलाएगा। सेम क्वेश्चन इवेपोरेटर के लिए होगा तो हम वही बोलेंगे कि दैट इज लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिकम वेपर। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटिंग प्लांट्स रिक्वायर्ड नो इलेक्ट्रिसिटी। कौन से रेफ्रिजरेशन प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए? इसलिए मैंने बच्चों आपको सुबह ऑप्शन बताए थे, ठीक है ना। बताइए किस रेफ्रिजरेशन प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, जल्दी आंसर करिए। तो सुबह मैंने इससे रिलेटेड भी कुछ बातें बताई थी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बताइए किस रेफ्रिजरेशन प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर वही है बच्चों जो सुबह बताया था, वेपर एब्जॉर्प्शन। इसलिए मैंने कहा था कि कोई बच्चा पूछ सकता है सर जनरेटर किससे चलाएंगे, तो मैंने कहा था कि आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सोलर से भी जनरेटर जो है वो चला सकते हैं। तो वहां पे सोलर पैनल लगा के जब चलाते हैं तो वो एक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है हमारा, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड वेपर एब्जॉर्प्शन। और बोल सकते हैं छोटा पंप, तो वो भी बच्चों उसी सोलर एनर्जी से चलाया जाता है। तो जब ऐसा होगा मतलब हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलाएंगे तो तब हम उसको कहेंगे इस तरह का वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज नो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ठीक है ना। वैसे नहीं, लेकिन जब हम सोलर से ही पंप भी और सोलर से ही हमारा जनरेटर भी चला रहे हैं, ऑन दैट केस ओनली। क्लियर है। ठीक है ना। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स आर कॉमनली यूज्ड। तो ऑल यू नो दैट द आंसर कि कॉमनली फ्लूइड यूज होने वाले क्या है, दैट इज अमोनिया एंड वाटर, जिसमें अमोनिया इज अ रेफ्रिजरेंट एंड वाटर इज अ एब्जॉर्बेंट, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये इस क्लास में शायद मैंने सुबह डिस्कस नहीं किया तो मैं बता दे रहा हूँ सिंपल। लिथियम ब्रोमाइड जो है इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये सब बच्चों VARS सिस्टम ही, ठीक है ना। तो लिथियम ब्रोमाइड वेपरेशन सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो वो कहता है कि इसमें जो लिथियम ब्रोमाइड है इन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम इज यूज्ड एज अ, तो लिथियम ब्रोमाइड जो है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लिथियम ब्रोमाइड को एज हम क्या यूज करते हैं। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पे सेम वो एक वाटर की तरह ही है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, कूलिंग सब्सटेंस, ऑक्सिलरी रेफ्रिजरेंट या एब्जॉर्बेंट। तो बहुत ज़्यादा जो इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं ये सोच के कि वो जो है हमारा एक रेफ्रिजरेंट होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों,
इट इज यूज्ड एज अ एब्जॉर्बेंट, इट इज यूज्ड एज अ एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना। लिथियम ब्रोमाइड में और हमारा जो VARS साइकिल है उसमें सिर्फ यही अंतर है कि वो हमारा एज अ एब्जॉर्बेंट यहाँ पे वाटर की जगह पे हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, दैट इज लिथियम ब्रोमाइड यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट, ठीक है। वेयर डज द लोएस्ट टेम्परेचर इन वेपर कंप्रेसर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यही आपसे क्वेश्चन जो है वो हाईएस्ट के लिए भी पूछ सकता है कि लोए पूरे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो कहाँ अचीव होता है, कहाँ अचीव होता है। ऐसे ही आपसे पूछेगा हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ अचीव होता है, तो बताइए बच्चों लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ अचीव होता है। रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लोएस्ट साइकिल में पूछ रहा है, तो आपने इसका TS डायग्राम भी बनाया था VCRS साइकिल का, आप उससे भी आंसर कर सकते हैं कि लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ अचीव हो रहा है, कंडेंसर में, इवापोरेटर में, कंप्रेसर में या एक्सपेंशन वाल्व में। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ के आंसर करेगा। तो आपने देखा था दो सैचुरेशन लाइन थी हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पे सब कूलिंग वप कूलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो दो सैचुरेशन लाइन थी हमारे पास, एक लाइन थी ऊपर, एक लाइन थी नीचे, एक लाइन थी कंडेंसर में, एक लाइन थी इवापोरेटर में। तो लोएस्ट टेम्परेचर लाइन कौन सी है हमारी, इवापोरेटर वाली। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि एक्सपेंशन वॉल्व से तो और टेम्परेचर हमारा रिड्यूस होता है, हमने पता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो हमने लो टेम्परेचर कूलिंग करी है अगर, तो हम ठंडा करके लाए हैं, तो मतलब इवापोरेटर के टेम्परेचर पर हम लेके आए हैं उससे पहले, तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या है, दैट इज अ इनिशियल इवेपोरेटर का जो इनलेट टेम्परेचर होता है वो हमारा सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा दैट इज 101 का बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी डी आंसर क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वॉल्व नहीं बच्चों, ये तो गड़बड़ कर जाओगे आप। एक्सपेंशन वॉल्व से निकलने के बाद है वो लो टेम्परेचर, ठीक है ना, नॉट इन एक्सपेंशन वॉल्व। वो कह रहा है इन किस में है, ठीक है ना। चलिए, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम गिव्स नॉइजी ऑपरेशन। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो एक नॉइजी ऑपरेशन है, क्वाइट ऑपरेशन है, रिक्वायर्स लिटिल पावर कंजप्शन या कूल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा था बच्चों बिलो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए तो नहीं है, ठीक है ना। और नॉइजी और क्वाइट ऑपरेशन वाली भी कोई ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है। तो इट्स जो यहाँ पे सही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा, दैट इट रिक्वायर्स लिटिल पावर कंजप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ बहुत कम पावर कंजप्शन होता है, वो भी छोटे मोटे पंप में, ठीक है ना। तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द एब्जॉर्बर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ। एक आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जो एब्जॉर्बर प्रेशर होता है वो किसके प्रेशर के बराबर होता है, जनरेटर के, कंडेंसर के, इवेपोरेटर के या एक्सपेंशन वाल्व के। यू ऑल नो दैट, इसका भी आंसर बताइए किसके प्रेशर के बराबर होता है। बताइए बच्चों, जो आपका आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है उसमें एब्जॉर्बर प्रेशर जो है, एब्जॉर्बर का प्रेशर, जो एब्जॉर्बर लगाया आपने उसका प्रेशर जो है वो किसके प्रेशर के बराबर है। वेरी गुड। तो देखो बच्चों साफ है, जनरेटर के तो हो नहीं सकता क्योंकि जनरेटर तो हम प्रेशर राइज करके पहुंचा रहे हैं। कंडेंसर में भी सेम वही बात है। एक्सपेंशन डिवाइस हमारा इवेपोरेटर से भी पहले लगा है जिसमें प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं। तो फिर साफ है आंसर, दैट इज इवेपोरेटर। सी विल बी दी करेक्ट आंसर, सी ही रहेगा बच्चों इसमें करेक्ट आंसर। अब सेम इसी तरह के एक जैसे क्वेश्चन इतने सारे और भी हैं, तो ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इतने ही क्वेश्चन थे। सेम इसी तरह के, मतलब जहां मैंने एक चीज पूछ ली वहीं फिर उसी के बगल वाली दूसरी चीज है, ठीक है ना। यहाँ मैंने इधर का टेम्परेचर पूछ लिया तो अब कोई कंडेंसर का पूछ लेगा आपसे। जैसे मैंने टेम्परेचर हाईएस्ट लीस्ट पूछ लिया आपसे, वो हाईएस्ट पूछ लेगा। हाईएस्ट कहाँ होता है बच्चों बताइए, जैसे लीस्ट आपने बताया मुझे इवेपोरेटर में, तो हाईएस्ट कहाँ होगा प्रेशर, ऑब्वियसली बात है कंप्रेसर का आउटलेट प्रेशर या कंडेंसर प्रेशर, वो हाईएस्ट प्रेशर होगा। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सिमिलर सिमिलर वाले हैं, ये पता है किसी को तो ये वाला भी पता होगा, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे इतने ही हैं। तो टोटल बताइए बच्चों मुझे किस क्या है जो 100% सही निकले आज, क्योंकि आज चांस है जिससे आपके 100% सही निकल सकते हैं। बताइए फटाफट अपने रिजल्ट बताइए, जल्दी जल्दी रिजल्ट बताइए, बिना टाइम वेस्ट करे, फिर मैं आपको टेस्ट की जानकारी देता हूं। और टेस्ट मान के चलिए बच्चों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टेस्ट और सीरियस होते जाएंगे, ठीक है ना। और 2 रॉन्ग ए स्किप, 2 रॉन्ग भी हुए हैं, ओके।
ऑल करेक्ट, वेरी गुड मीता रॉय। ऑल राइट शेख कामिल, वेरी गुड। दो रॉन्ग, वन रॉन्ग, वन स्किप ओनली। ओके, वन स्किप भी ठीक है ऋषभ, कोई दिक्कत नहीं। दो रॉन्ग, वन टू, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल करेक्ट, वेरी गुड महातो, वेरी गुड, ऑल करेक्ट। चलिए, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा एक दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे जाऊँगा। कल भी एक बच्चे का मुझे फ़ोन आया कि सर फैमिली में कोरोना हो गया है, तो ये थोड़ी सी दुखद बात है। बट चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं सब रिकवर हो जाएगा उनके यहाँ भी। तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा टेंशन सा हुआ इस चीज़ को सुन के। तो प्लीज़, मैं तो बाहर जल्दी से नहीं निकलता हूँ जब तक बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। मतलब मजबूरी क्या, यही सब के लिए जा रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिकल ढूंढने के लिए, नहीं तो नहीं। तो आप भी प्लीज़ कोशिश करिए, जिसकी जॉब वगैरह भी है वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके चले। टाइम के साथ हमें लगने लगता है कि चीज़ें बहुत हल्की हो गई हैं, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई नुकसान हो, क्योंकि हो सकता है कोरोना हो भी जाए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा हो, हम इतने कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हमारे वजह से फैमिली में किसी को हो जाए, या वहाँ उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है, हमें उतना ही परेशानी कर घर लेके आएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए प्रिकॉशंस अपने के साथ साथ अपनों के लिए भी रखने हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट दोबारा से सबसे यही है कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है ना। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तैयारी व्यारी, जितना भी सक्सेस है, उन सब की वैल्यू सिर्फ तभी है बच्चों जब हमारे साथ रहेंगे सेलिब्रेट करने के लिए, जो हमारे लिए दिल से खुश होते हैं, ठीक है ना। अकेला आदमी कोई खुश नहीं होता है कभी भी, याद रखिए। तो जब आपके साथ वाले जो आपके लिए दिल से खुश होते हैं, आपके परेशानी में दुखी होते हैं, वो लोग जब आपके साथ रहेंगे, तभी उस सक्सेस की वैल्यू है, तभी आप उन सक्सेस को सेलिब्रेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए उन्हीं के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनके लिए ही इस प्रोटेक्शन को भी ध्यान रखिए इस बीच में, कि ऐसी कोई मिस्टेक आप ना करें जिसकी वजह से पूरी फैमिली या सबको भुगतना पड़े, ठीक है ना। तो सभी बच्चों से एक बार मेरी फिर से ये रिक्वेस्ट है कि कुछ हल्का नहीं हुआ है, माहौल और ज़्यादा रिस्की हो गया है, क्योंकि जब लापरवाही बढ़ जाती है तो रिस्क और भी फैक्टर बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो, ठीक है ना। ठीक, बाकी अब आते हैं टेस्ट के बारे में। तो बच्चों, टेस्ट का जो मैंने इन्फॉर्मेशन देना है, वैसे मैं सेपरेट भी इस इन्फॉर्मेशन को अभी पोस्ट कर दूंगा, पूरा क्राइटेरिया बता दूंगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, टेस्ट, संडे टेस्ट जो हमारा है, सुपर संडे टेस्ट, उसमें इस बार जो सब्जेक्ट मैंने लिए हैं वो सब्जेक्ट हैं आपके, दैट इज कॉल्ड पावर प्लांट। क्योंकि पावर प्लांट में जो है, आपने पिछली बार, इस बार के लेटेस्ट एसएससी में बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। पावर प्लांट मतलब वही सब है, बॉयलर है, नोजल है, कंप्रेसर है, ठीक है ना, स्टीम टरबाइन है, स्टीम इंजन है आपका, और आपका जो और क्या था, बस ये हो गया, रैनकन साइकिल। तो ये सब है। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग, अब जो चैप्टर में, जो सब्जेक्ट में एक टेस्ट में ले चुका हूं, तो उम्मीद करिए उस टेस्ट में, अब अगले टेस्ट में उसके और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि इस टेस्ट में मैंने कुछ बेसिक्स पूछे थे, तो अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पावर प्लांट प्लस आरएसी, ठीक है। इसके बाद अगले वाले टेस्टों में हम आ जाएंगे थोड़े से डिजाइन जैसे सब्जेक्टों में, ठीक है ना। तो थर्मल का ये समझ लीजिए, अभी फिलहाल थर्मल का ये आखिरी टेस्ट हमारा है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है ना। इसका रिवीजन भी तब तक पूरा हो जाएगा 2 दिन में। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो ये 2 हमारे रहेंगे टॉपिक हमारे टेस्ट के। वेटेज कितना रहेगा मैं प्रॉपर बताऊंगा, कितने क्वेश्चन किससे कहां दे रहा हूं, और कितने क्वेश्चन जो है वो नए होंगे, कितने क्वेश्चन जो है वो रिपीट बेसिक्स होंगे, कितना न्यूमेरिकल दूंगा, ये एग्जैक्ट मैं आपको रीसेट पोस्ट में आपको दे दूंगा, ठीक है। पर टेस्ट की तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, दैट इज पावर प्लांट एंड आरएसी, क्लियर है। तो प्लीज हर एक बच्चा जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, अगर वो चाहता है कि उसके रिजल्ट में बेहतरीन फर्क आए, आज तक इतने जने हम लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कभी भी देख नहीं पाते हैं कि कोई रिमार्केबल चेंज हमारे अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर इस तरह का चेंज नोटिस करना चाहते हैं जिससे कि आपके सिलेक्शन कंफर्म हो सके, तो प्लीज
सिर्फ इसी को टारगेट रखिए अपने लाइफ में। और जैसा मैंने सुबह बताया था, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस हफ्ते बच्चे जुड़िए, ताकि कोशिश करें इस हफ्ते जो है टेस्ट अटेम्प्ट करने वालों की संख्या 500 प्लस हो, ठीक है ना। तभी जाके इस वर्क का हमें भी फायदा मिलेगा कि हम वहां पे रैंक अपनी उतनी अच्छी ले पाएंगे। क्लियर है। देखिए जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, मेरे पास भी कई सारे तरीके आते जाएंगे और बेहतर बनाने के, इस चीज़ को, टेस्ट को और बेहतर तरीके से कराने के। क्लियर है। टाइमिंग वाइमिंग किसी बच्चे को स्टिल कंफ्यूजन है तो वही है, संडे के संडे ही टेस्ट रहता है, टाइमिंग स्टिल सेम रहेगी 7 AM to 8 AM, 7 AM to 8 AM। तो प्लीज़ बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ही रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑन होता है, कल ही रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाएगा, तभी आप रजिस्टर्ड कर लें, ठीक है ना। बार बार जो है यही बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 7 बजे ही देना है, 7 बजे ही देना है, 7 बजे ही देना है। क्लियर है। तो प्रॉपर तरीके से अपना इस टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अब हफ्ते भर का आपको टारगेट मिल गया, अब बैकअप में 1-1.5 घंटा प्रॉपर इस सब्जेक्ट को दीजिए और दिमाग में एक टारगेट सेट कर दीजिए कि भैया इतने मार्क्स तो लाने हैं ना। 60 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, तो 60 क्वेश्चंस में मैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता दूंगा कि 10 क्वेश्चन कहाँ से, 20 क्वेश्चन कहाँ से, क्या। तो उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से अपने टारगेट सेट कर सकते हैं कि इस बार मेरे मार्क्स 30 आए हैं या इस बार 33 आए हैं, तो मुझे कैसे भी हालत में 40 प्लस लाना है। ये कुछ ऐसे टारगेट्स आपको बनाने पड़ेंगे। क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस। PDF वगैरह बच्चों आज शाम को सारी अपलोड हो जाएंगी, सभी सेशंस की जो बची हुई हैं। क्लियर है। पावर प्लांट तक की तो लगभग सब अपलोडेड है, RAC की अभी अपलोड नहीं है, तो वो आज अपलोड हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।